बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे that what is inflation and what are the types of inflation। तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन को डिस्कस करने से पहले हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इन्फ्लेशन बेसिकली क्या है। इन्फ्लेशन is defined as a sustained upward trend in the general level of prices and not the price of only one or two goods। कि जब भी कोई बास्केट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतों में इजाफा होता है, like a that should be the baskets of goods and services, not only the two or three goods। जो प्राइसेस में इजाफा होगा, जो persistently जो राइजिंग होगी, that will be due to the rise in the level of prices of the goods and services। तो जी एक्ले ने भी इसको ऐसे डिफाइन किया था। He said that a persistent and appreciable rise in the general level or average of prices। कि जब बास्केट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनके जब लेवल, उनकी जो प्राइस लेवल है, उनमें जब परसिस्टेंटली इजाफा हो, सडनली नहीं होगा, परसिस्टेंटली आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इजाफा हो, दैट इज कॉल्ड एज द इन्फ्लेशन। इन अदर वर्ड्स, इन्फ्लेशन इज अ स्टेट ऑफ राइजिंग प्राइसेस बट नॉट टू मच हाई प्राइसेस। मतलब कि ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें प्राइसेस जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करती हैं, एकदम से बहुत ज्यादा जो है वो हाई नहीं करती। क्योंकि इसके कुछ टाइप्स हैं, वो फिर आगे हाइपर इन्फ्लेशन लाइक दैट, तो वो फिर जब बहुत ज़्यादा प्राइसेस जो है वो हाई करें सर्टेन लेवल से, तो हाइपर इन्फ्लेशन बन जाती है। तो ग्रेजुअली इंक्रीज विल बी कॉल्ड एज द इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन के बेसिकली दो मेजर टाइप्स हैं। दो रीजन है कि इन्फ्लेशन क्यों होती है। नंबर वन इज द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, अगर नाम से जाहिर है डिमांड पुल, कि व्हेन द एग्रीगेट डिमांड एक्सीड एग्रीगेट सप्लाई, कि जब मार्केट डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाए सप्लाई से, तो उस वजह से जो इन्फ्लेशन होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन में दो पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। वन ऑफ देम इज द केनेजियन पॉइंट ऑफ व्यू एंड नंबर टू इज द मॉनेटरिस्ट व्यू। तो अब हम सबसे पहले हम करेंगे केनेजियन पॉइंट ऑफ व्यू, कि केनेजियन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है केनेजियन इकोनॉमिक्स के मुताबिक डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती है। सो अकॉर्डिंग टू देम, an increase in aggregate demand over the available output leads to rise in the price level। कि जब डिमांड जो है वो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज कर जाए आउटपुट लेवल से, मतलब कि इसकी ज्यादा डिमांड हो, आउटपुट मींस एग्रीगेट सप्लाई लेवल, सच इन्फ्लेशन इज कॉल्ड एज द डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डीपीआई। बट अब ये राइज क्यों होती है, केन्जियन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि वो एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्यों राइज होगी, कि वो कौन सी रीजंस हैं कि जिनकी वजह से पहले एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हो जाएगा और उसकी वजह से फिर जो है वो प्राइसेस में इजाफा हो जाएगा। तो वो बेसिकली चार उसके बेसिक जो थे बिल्डिंग ब्लॉक्स है, चार पॉइंट्स है इसके मेजर केन्जियन के। नंबर वन, इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। ऑब्वियसली जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे तो डिमांड में इजाफा हो रहा, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़े हैं ना, ठीक है। जब लोग अब ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो डिमांड भी ज़्यादा होगी। जब डिमांड अगर सप्लाई से एक्सीड करेगी तो प्राइसेस हाई हो जाएंगी। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट जब ज़्यादा हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, उस वक्त भी जो एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीज कर जाएगी और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की या गुड्स एंड सर्विसेज की, तब भी प्राइस लेवल राइज हो जाएगा। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंडिचर जिस किस्म के भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो जो आपने ये क्वेश्चन जो पढ़ी थी नेशनल इनकम की, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि जब इकोनॉमी के ये चारों लेवल के एक्सपेंडिचर जब इंक्रीज कर देंगे अकॉर्डिंग टू केनेजियन पॉइंट ऑफ व्यू, तो इन चारों की वजह से जो है वो एग्रीगेट डिमांड की जो लेवल है उसमें इजाफा हो जाएगा। और जब ये एग्रीगेट डिमांड एक्सीड कर जाएगी इस वजह इन चार की वजह से, देन एग्रीगेट सप्लाई और आउटपुट, देन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉल्ड एज द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसको हम डायग्रामेटिकली कैसे शो करेंगे, तो अब हम इसको डायग्रामेटिकली शो करेंगे कि बेसिकली हम एग्रीगेट डिमांड लेवल जब एक्सीड कर जाए
और उस वजह से प्राइसेस जब हाई होती हैं तो वो इन्फ्लेशन मतलब कैसे होती है, ये हम अब जो है वो डायग्राम के थ्रू शो करेंगे। तो सॉरी, मेरे पास इस तरह ये वाई एक्सिस पर हमारे पास प्राइस आ जाएगी एंड एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी। सबसे पहले हम शो करेंगे जनरल इक्विलिब्रियम डिमांड एंड सप्लाई का। तो गाइस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में। तो ये लेट अस सपोज दैट कि मेरे पास एक ये डिमांड कर्व है, ठीक है, नेगेटिव स्लोप कर्व। मैं एक डिमांड कर्व ड्रा करूंगा सबसे पहले, ठीक है। तो सपोज करें, सॉरी दैट इज मिसिंग, ठीक है। ये मेरे पास आ गया डिमांड कर्व, दैट इज अ डी, ठीक है। और इसके बाद मैं एक सप्लाई कर्व ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज दैट कि ये मेरे पास सप्लाई कर्व आ गया एस, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये मेरे पास आ गया एग्रीगेट डिमांड कर्व, एग्रीगेट डिमांड कर्व। और यहाँ पर मेरे पास आ गया एग्रीगेट सप्लाई कर्व 1, सॉरी एग्रीगेट सप्लाई कर्व, इसको मैं नाम दे देता हूँ एग्रीगेट सप्लाई कर्व। तो देखें जहाँ पर दोनों एक दूसरे को कट करेंगे तो यही मार्केट का जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल है। बेसिकली हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, ठीक है। और यहाँ पर ये मार्केट की इक्विलिब्रियम प्राइस होगी पी नॉट। तो मैं यहाँ पर इसको जो है वो नेम दे देते हैं हम इसको, डेट इज क्यू नॉट एंड डेट इज पी नॉट। तो ये तो देखिए ये तो आ गया इनिशियल इक्विलिब्रियम लेवल ई, ये हमारे पास इनिशियल इक्विलिब्रियम लेवल ई आ गया। इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ AD1, दैट इज द एग्रीगेट डिमांड कर्व 1। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन पढ़नी है, तो जब डिमांड में इजाफा हो जाएगा तो डिमांड कर्व जो है वो ये अपवर्ड शिफ्ट करेगा, जिसे हम राइटवर्ड शिफ्ट करते हैं। तो ये मेरे पास अभी तक गैस फिलहाल आ गया इक्विलिब्रियम पॉइंट 1 आ गया, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जब डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगी किस वजह से होगी, ड्यू टू द इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। और जब भी एग्रीगेट डिमांड मार्केट की इंक्रीज करेगी तो एग्रीगेट डिमांड का जो है ये शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द राइट या अपवर्ड। तो ये इस तरह हमारे पास जो नया डिमांड करवा देगा दैट इज AD2। तो यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ AD2 का। अब देखिए ये जो एग्रीगेट डिमांड 2 कर्व है, ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व यहाँ पे कट कर रहा है। अब एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो शॉर्ट रन में भी चेंज नहीं होगा। वो क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि हमने पढ़ा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो ये जो इन्फ्लेशन होगी डिमांड की वजह से होगी, सप्लाई की वजह से नहीं होगी। तो इसलिए सप्लाई कर्व जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो अब गाइस होगा क्या कि ये जो नया पॉइंट आ रहा है इक्विलिब्रियम का, ये इस पॉइंट पर कट कर रहा है। इसको हम नाम दे देते हैं सपोज दैट इज E2। तो इस पॉइंट पर अब एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो एग्रीगेट सप्लाई कर्व को कट कर रहा है। तो देखिए अब जो पहले इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू नॉट थी, ठीक है, अब ये डिमांड जो है वो उसमें एग्रीगेट डिमांड जो है उसमें इजाफा हो जाएगा। क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो अब क्यू नॉट से इंक्रीज करके Q1 हो गई है, ये डिमांड में इजाफा हो जाएगा। अब ये जो डिमांड में इजाफा हुआ, अब जिस पॉइंट पर ये कट कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड 2 कर्व और एग्रीगेट सप्लाई कर्व, इसी पॉइंट पर जो है देखें हम प्राइस डिटरमाइन करेंगे। तो ये प्राइस जो हमारे पास अब न्यू प्राइस लेवल आया है, हम इसको नाम दे देते हैं डेट इज P1। तो हमने इसको P1 का नाम दे दिया। तो अगर हम इधर नोट करें तो मैं क्लियरली पता चल रहा है कि जैसे ही एग्रीगेट डिमांड जो है वो मार्केट की इंक्रीज करके राइटवर्ड शिफ्ट की है, तो उससे फ़र्क क्या हुआ कि जो क्वांटिटी डिमांडेड थी उसमें भी इजाफा देगा और जो प्राइस है उसमें भी इजाफा देगा। तो ये जो प्राइस में जो इजाफा हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। और ये इन्फ्लेशन क्यों हो रही है? ड्यू टू द इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड देन द एग्रीगेट सप्लाई। तो देखें सप्लाई का जो है वो शॉर्ट रन में जो है वो सेम रहा है,
और एक और क्या बात होती है कि लॉन्ग रन सप्लाई कर जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि लॉन्ग रन में जो है वो सप्लाई कर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसको अगर हम जो है वो कह लें LAS, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ड्रॉ करें, लेकिन मैं बता देता हूँ ये लॉन्ग रन जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है दैट विल बी कांस्टेंट, ठीक है। सो दैट वाज द बेसिकली डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नेक्स्ट था हमारे पास मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू। गेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस कर लिया कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो क्यों होती है, एग्रीगेट डिमांड कैसे इंक्रीज करती है। मॉनेटरीज का जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू था कि एग्रीगेट डिमांड विल बी इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। बाकी जो चीज़ें थी जो केंद्र थे वो तो सेम ही है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट, लेकिन साथ एक पॉइंट में इजाफा हुआ दैट इज द मनी सप्लाई। कि जब मार्केट में जो है वो मनी सप्लाई इंक्रीज कर जाएगी मनी डिमांड से, मींस दैट मनी सप्लाई इज ग्रेटर देन मनी डिमांड, मनी सप्लाई इज ग्रेटर देन मनी डिमांड। तो इससे होगा क्या कि सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है वो एक्सीड कर जाएगी। सर्कुलेशन ऑफ मनी जब मार्केट में डिमांड से ज़्यादा एक्सीड करेगी तो उससे मनी की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। जब वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी इसका मतलब है पैसे की कदर कम हो रही है, मतलब इन अदर वर्ड्स टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, कि आप पहले की निस्बत ज़्यादा पैसे पे करके पहले की निस्बत कम चीज़ें परचेज कर रहे हो। तो कम चीज़ें परचेज करने का मतलब क्या है कि परचेजिंग पावर जो है वो कम हो गई है, ठीक है। तो इससे होगा क्या, परचेजिंग पावर कम होने का मतलब क्या है, दैट इज द बेसिकली इन्फ्लेशन, कि आपने पैसे अगर उतने ही पे किए हैं या ज़्यादा पे किए हैं लेकिन अब चीज़ें जो है वो कम परचेज कर रहे हो। तो वो क्यों हो रही है, दैट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन मनी सप्लाई दैट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ मनी। तो इस वजह से जो इन्फ्लेशन होगी दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो ये बेसिकली था मॉनेटरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, एंड केन्जियन पॉइंट ऑफ व्यू इन द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। व्हाट इज द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है वो क्या होती है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन नाम से जैसा कि जाहिर है, when the prices of goods and services are rises due to the cost of production, के let us suppose that एक फर्म है या मार्केट में कुछ फर्म जो काम कर रही हैं, जो कुछ प्रोडक्शन कर रही हैं, तो अगर उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज कर जाए तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, वो अपनी प्राइसेस को भी इंक्रीज कर देंगे। लेट अस सपोज दैट कि अगर वो एक चीज पहले अगर प्रोड्यूस कर रहे थे ₹8 में एंड उसको सेल आउट कर रहे थे ₹10 में, अब अगर वही चीज ₹10 में जब उनकी प्रोड्यूस हो गई, उनकी जो कॉस्ट जो लागत है वही ₹10 आएगी, दे विल नॉट सेल इट इनटू द ₹10। Now they will sell at the higher prices which is more than 10, either it can be 12 or 13। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से जो मार्केट में जो प्राइसेस बढ़ेंगी, इंक्रीज करेंगी, दैट इज कॉल्ड एज द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कैसे बढ़ सकती है, बड़ी छोटी सी एग्जांपल है। रॉ मटेरियल की प्राइस अगर बढ़ जाए तब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाएगी। अगर लेबर की वेजेस बढ़ जाएं, वो भी एक वेरिएबल फैक्टर है, मेजर फैक्टर है कि आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस में, तब भी जो है वो प्राइसेस इंक्रीज कर जाएंगी। तो इस तरीके से मतलब जब रॉ मटेरियल की प्राइस इंक्रीज कर जाए या लेबर की वेजेस इंक्रीज कर जाए या कोई अदर इनपुट, कोई भी इनपुट है, ठीक है, तो अगर उसकी प्राइस इंक्रीज कर जाए तो उसकी प्राइस इंक्रीज करने की वजह से अगर फर्म्स जो है वो अपने प्राइसेस को रेज करेंगी और जो अपनी प्राइसेस को रेज करेंगी दैट इज कॉल्ड एज द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो अब हम इसी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को जो है हम डायग्राम के थ्रू हम शो करेंगे कि इसको हम डायग्राम के थ्रू कैसे शो करेंगे। तो यहाँ पे मैं बताते चलूँ कि जब भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगी दैट विल लीड टू डिक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई, कि इससे एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड सेम भी है शॉर्ट रन में, लेकिन जो एग्रीगेट सप्लाई है वो कम हो जाएगी। तो एग्रीगेट सप्लाई जब कम होगी उसका इफेक्ट कैसे जो है वो आएगा, तो ये हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह मैं यहाँ पे ले रहा हूँ प्राइस लेवल एंड
यहाँ पे वाई एक्सिस पे लूंगा क्वांटिटी का लेवल। तो यहाँ पे मैं सपोज कर रहा हूँ इनिशियली मेरे पास ये मार्केट का एग्रीगेट डिमांड कर्व आ गया, ठीक है, और ये मेरे पास एग्रीगेट सप्लाई कर्व आ गया, ये इनिशियल सप्लाई कर्व है, ये दैट इज एडी एग्रीगेट डिमांड एंड दैट इज AS1 एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ठीक है। अब देखिए एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो जहाँ पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही मार्केट की इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी, ठीक है, और यही मार्केट की इक्विलिब्रियम प्राइस है पी नॉट। तो इसको मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ दैट इज पी नॉट एंड दैट इज क्यू नॉट। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारे पास अभी फिलहाल आ गया, दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट E1। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जब प्राइसेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो बढ़ती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बढ़ने की वजह से क्या होगा कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, और जब एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी इसका मतलब है कि जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है दैट विल बी शिफ्ट टुवर्ड द लेफ्ट। और जब सप्लाई कम होती है एग्रीगेट सप्लाई तो लेफ्ट पर शिफ्ट करता है, और जब ज़्यादा होती है तो राइट पर शिफ्ट करता है। तो यहाँ पे हमने जो कहा कि जैसे जब रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ेंगी या लेबर की वेजेस बढ़ेंगी तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो एग्रीगेट सप्लाई का जो डिक्रीज होगा इट विल बी शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब देखिए जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है दैट इज हियर E2, इसको हम नाम दे देते हैं दैट इज E2, ठीक है। अब इस पॉइंट पर देखेंगे कि हम जो है वो सप्लाई क्या है। अब चूंकि ये सब सप्लाई है, अब देखिए डिमांड क्या थी हमारी मार्केट में क्यू नॉट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी, यहाँ पर डिमांड सप्लाई इक्वल है तो ये क्यू नॉट है। लेकिन अब जो सप्लाई जो कम हुई है अब ये हमारी सप्लाई आ गई बेसिकली, तो सप्लाई कम होके हमारे पास क्या रह गई है डेट इज Q1, ठीक है। तो देखें सप्लाई जो है वो कम हो गई है डिमांड से, और इसका प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है ये जो हमने देखना है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट 2 है और यह इसकी प्राइस आ गई P1। तो इसको हम यहाँ पे जो है वो लेबल कर देते हैं डेट इज P1। तो यहाँ पे अगर हम एक चीज़ नोट करें क्लियर ये नज़र आ रहा है कि जैसे ही एग्रीगेट सप्लाई कम हुई, देखें ये कम हो रही है डिक्रीज कर रही है। फर्क क्या पड़ा ये देखें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी से एग्रीगेट सप्लाई पहले की निस्बत कम हो गई है और प्राइसेस जो है वो पी नॉट से इंक्रीज करके P1 हो गई है। तो बेसिकली ये जो सप्लाई में कमी आई है और उस वजह से जो प्राइसेस में इजाफा हुआ है दैट इज ड्यू टू द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट बेसिकली कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती है और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है। लास्ट वन इज दैट अभी तक हमने डिस्कस किया था कि इन्फ्लेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती है और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है। अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में कि इन्फ्लेशन जो है वो किसी भी इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट करती है या उस सोसाइटी को कैसे अफेक्ट करेगी। तो उसका काफ़ी इफेक्ट्स हैं इन्फ्लेशन के वैसे तो, बट वी शैल डिस्कस सम ऑफ फ्यू ऑफ देम कॉन्सेप्ट्स। कि नंबर 1 पे है अफेक्ट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, कि इसका जो मेजर इफेक्ट होगा दैट विल बी ऑन द इनकम इक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होती क्या है, वेल्थ क्या होती है, कैसे अफेक्ट करेगी इन्फ्लेशन, ये अब डिस्कस करता हूँ आपके सामने मैं एक एग्जांपल से। कि एक इकोनॉमी में पहले एक पॉवर्टी है, उसमें पहले कुछ लोग जो हैं उसमें पुअर लोग हैं जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इन्फ्लेशन जब होगी, खास तौर पर जब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगी, तो उसका उन पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा कि वो जो गरीब हैं, जो पुअर लोग हैं, दैट विल बिकम मोर पुअरर, और जो लोअर मिडिल क्लास इनकम में होंगे दैट विल आल्सो बिकम द और दे विल आल्सो कम इन द पॉवर्टी लाइन। जब वो भी पॉवर्टी लाइन में आ जाएंगे तो वो मजीद जो है वो गरीब हो जाएंगे। कैसे? जब इन्फ्लेशन होगी तो ऑब्वियसली वो उनकी परचेजिंग पावर को कम कर देगी, मतलब कि वो पैसे ज़्यादा पे करेंगे और चीज़ें जो है वो कम परचेज करेंगे।
तो एक तो उनसे इनकी जो फूड सिक्योरिटी है वो इफेक्ट होगी, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, मतलब कि पहले अगर वो ज़्यादा चीज़ें परचेज़ कर रहे थे अपनी इनकम से, अब वो कम करेंगे, तो ये उनकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करेगी, उनकी वेल्थ को अफेक्ट करेगी। दूसरा, अमीर अब कैसे अमीर होगा कि अगर कोई प्रोडक्शन कर रहा है, कोई कारोबार कर रहा है, वो पहले की निस्बत ज़्यादा प्राइसेस जो है वो रिसीव करेगा। तो जब वो ज़्यादा प्राइसेस रिसीव करेगा, उसके रेवेन्यू भी इंक्रीज़ करेंगे, प्रॉफिट भी इंक्रीज़ कर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा अमीर हो जाएगा। तो ये ना तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को एंड वेल्थ को अफेक्ट करती है, बल्कि उससे इनकम इनइक्वालिटी जो है वो भी इंक्रीज करती है, मतलब पुअर बिकम पुअर एंड रिचर बिकम मोर रिचर ड्यू टू इन्फ्लेशन। सेकंड इफेक्ट है इसका, इफेक्ट ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये इन्फ्लेशन जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे अफेक्ट करेगी, इसके काफ़ी ज़्यादा एस्पेक्ट्स हैं। मैं आपको एक आधा एस्पेक्ट आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बड़ा सिंपल है कि ऑब्वियसली जब भी इन्फ्लेशन होगी, जैसे कि हमने कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात की, कि उससे जो प्राइसेस हैं, जब उसमें जो राइज होगा, दैट विल बी ड्यू टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो शॉर्ट रन में जो है वो बढ़ती है, तो एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। तो एग्रीगेट सप्लाई कम होने का मतलब क्या है कि जो वैल्यू एडिशन है इकोनॉमी में कम हो रही है। जब वैल्यू एडिशन इकोनॉमी की कम होगी, दैट विल लीड टू द लेसर इकोनॉमिक ग्रोथ। कि हमने जो जीडीपी की डेफिनेशन पढ़ी थी, दैट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री। जब चीज़ें ही कम प्रोड्यूस होंगी, सप्लाई कम होगी, तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है दैट विल आल्सो बिकम लेसर। थर्ड वन इज द इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का जो है वो फिलिप्स कर्व है, उसने बड़ा क्लोज रिलेशनशिप बताया हुआ है। तो जब इन्फ्लेशन जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे लीड करेगी, तो मैं फिर एक एग्जांपल लेता हूँ कि जब एग्रीगेट सप्लाई कम होगी मार्केट में ड्यू टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, सप्लाई कम होने से क्या होगा कि लेबर डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। लेबर फोर्स तो इंक्रीज करनी है, जो लेबर डिमांड है वो लेबर सप्लाई से कम हो जाएगी, मतलब कि लेबर की डिमांड में कमी आ जाएगी। जब लेबर की डिमांड में कमी आएगी, या जो पहले से मजदूर काम कर रहे होंगे, दे विल आल्सो फायर्ड, उनको भी जॉब से जो है वो निकाल दिया जाएगा। तो दैट विल लीड टू द अनएम्प्लॉयमेंट। और जब अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगी, दैट विल लीड टू द पॉवर्टी। ठीक है, तो ये इसके कुछ कुछ जो है वो इसके फैक्ट्स थे कि हाउ इन्फ्लेशन कॉस्ट टू द इकोनॉमी और द सोसाइटी। सो आज का लेक्चर बस इतना ही था। सो थैंक यू वेरी मच।